अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दी है। ये एमनेस्टी स्कीम कितनी कारआमद होगी, कितनी मुफीदमंद होगी और कहाँ तक कामयाब होगी और पाकिस्तान की जीडीपी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर उसके क्या असरात होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब। आप सीए हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं और पाकिस्तान टैक्स बार के सदर हैं राना मुनीर हुसैन साहब। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं हारिस अतीक साहब। आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के सदर हैं खालिद परवेज साहब, वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फैसल इकबाल ख्वाजा साहब से करूँगा। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो एमनेस्टी स्कीम दी गई है, मौजूदा हालात में इसकी क्यों ज़रूरत थी और पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो बेसिकली एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पाकिस्तान में दो पैरेलल इकोनॉमीज़ चल रही हैं, एक जो डॉक्यूमेंटेड है, दूसरी नॉन डॉक्यूमेंटेड है। नॉन डॉक्यूमेंटेड में जो पैसा इस वक्त मईशत में इन्वेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लोग एफबीआर पे एतबार नहीं करे या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है लोगों का एफबीआर पे, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की मईशत को इसकी अशद ज़रूरत है कि वो पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आए और कारोबार में लगे। इससे ना सिर्फ मईशत में बेहतरी होगी बल्कि कारोबार भी बढ़ेगा और रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। तो इसलिए एमनेस्टी स्कीम वक्त की ज़रूरत है और मेरे एक एक्सपर्ट व्यू के मुताबिक पाकिस्तान में जितना सरमाया जो कि नॉन डॉक्यूमेंट है उसे गर्दिश में लाने के लिए, कारोबारी गर्दिश में लाने के लिए या उसे कारोबार में इंजेक्ट करने के लिए ये एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए थी और इसकी ज़रूरत इस वक्त थी। इसके हमारे मईशत पे बड़े सारे पॉजिटिव असरात हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे इन्होंने ये नई स्कीम में कहा है कि जी 5 साल तक इनकम टैक्स और डिफरेंट एक्साइज और सेल्स टैक्स की छूट होंगी। अभी तो ये एक ड्राफ्ट है जो कि फाइनलाइजेशन होने के अपना एक कुछ दिनों में ये कानून की हैसियत में इशू हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो मईशत है उसमें इस वक्त जान डालने के लिए हमें मज़ीद इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी स्कीम और खुश आइंद चीज़ है जो इन्होंने स्टेप हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने उठाया है। मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक इसकी ज़रूरत थी और ये देना वक्त की ऐन ज़रूरत थी। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि इस एमनेस्टी स्कीम पर IMF और FATF को एतराज़ होगा, अगर हाँ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी मुआशी टीम उनको किस तरह एतमाद में ले पाएगी। तो बेसिकली हमारी जो इक़्तिसादी टीम है उनको हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को IMF और FATF के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और उन्हें इत्मीनान में लेना पड़ेगा कि ये सरमाया जब मईशत में आएगा तो उसमें ना सिर्फ मईशत की बेहतरी होगी बल्कि इसमें कोई ये जो कारोबारी हजरात हैं इनका किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता जिस पे FATF को या मनी लॉन्ड्रिंग वालों को या किसी टेररिज्म के जो पैसा है उस पे किसी को एतराज़ हो। बेसिकली ये जितने भी कारोबारी लोग हैं जो इसमें नई इंडस्ट्री लगाएंगे या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो पैसा लगेगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पैसा जो है वो इस मुल्क में एक पैरेलल इकॉनमी ऑलरेडी चला रहा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए ये डॉक्यूमेंट होने के बाद ये सरमाया गर्दिश में आए, इससे मईशत में बेहतरी हो, रोज़गार के ज़्यादा मौके आएँ, नई इंडस्ट्री लगे जिसमें हमें फिर टैक्सेस में भी जो हमारे टैक्स कलेक्शन है उसमें भी बेहतरी आएगी और उससे ना सिर्फ FBR के जो अहदाफ हैं उनको हमें हासिल करने में आसानी होगी बल्कि हम नए अहदाफ और नए जो हैं वो टारगेट सेट कर सकेंगे अगले साल के लिए, जिस पे FBR, मईशत और तमाम रोज़गार के मौके भी जो है इन सब में बेहतरी आएगी। फैसल साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। आसम साहब, जो न्यू एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया है, मंजूरी दी गई है और मुल्क की GDP पर इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, आप किस तरह देखते हैं इसको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा जो एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है इसका मेन टारगेट यही है कि GDP को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, बिकॉज यू नो कि अब गवर्नमेंट का शिफ्ट जो है ना टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है
और इंटरनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारी उसको इंक्रीज़ किया जाए। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने पिछले कुछ अरसे में के रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर आसानी पैदा की है और फिनिश गुड्स की इंपोर्ट को बैन किया है। सो वी वांट के ओवर द पीरियड हम लोगों की जो इंटरनल प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो। जी जी। सो इस एमनेस्टी से जो हमारा मकसद है, जो इससे जो इंटेंशंस हैं वो ये हैं कि बाहर से पैसा सीख किया जाए जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है या वो रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनके बैरूनी असासे हैं। वी वांट देम कि वो पैसा पाकिस्तान लेके आए, क्योंकि ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तानी होना चाहिए। और एक स्लोगन यही है, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। आसिम साहब, पहले भी ये कहा गया था 5% दे के काला धन सफ़ेद करवा ले तो आपसे कुछ ज़राए आमदनी पूछा जाएगा, तो ये भी वही उसी तरह की स्कीम है। एग्जैक्टली लेकिन इस हालात में, मौजूदा हालात में जिस तरह लाई गई है, FATF है, IMF है, दूसरे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें लगता है आपको ये कामयाब होगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जो है ना एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर के साथ चलना चाह रही है। जी जी। सो हमें इस वक्त फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, कैपिटल इंजेक्शन की ज़रूरत है कंट्री को रन करने के लिए। और साइड बाय दिस वी वांट कि हमारी प्रोडक्शन भी चले, हमारी प्रोडक्शन बढ़े, फैक्ट्रीज लगें, इंडस्ट्री बढ़े। इसकी मतलब ज़रूरत थी। एग्जैक्टली आई अप्रिशिएट दैट। उसके लिए हर वक्त हम लोग IMF की तरफ कर्जे के लिए तो नहीं दे सकते। ये कहीं की भी इमारत नहीं है कर्जा लेके। इसका वाकई कोई वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा जी, क्योंकि आप देखें कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेता चलूँ। 1960s की, 1970s की मैंने हिस्ट्री देखी है। सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग GDP को प्रॉपरली इम्प्रूव करते आए हैं। पाकिस्तान के जो GDP है, इसको अगर ओवरऑल देखा जाए 74 साल के, उनमें कौन से दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा बेहतरीन GDP रही है और उसके असबाब क्या थे? पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने इस 10% के फिगर को टच किया हुआ है हिस्ट्री में, और वो 1970s में है। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर खाया, जो कि उससे 70s से पहले हमारे जो आर्मी के लीडर थे, जब वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की थी। उसकी वजह से नारा लगाया था, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल बनाना है। एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश और 10% पे हम GDP अपनी लेके आ गए। जी जी। बट अनफॉर्चुनेटली इन 71 हमने वी फेस द वॉर विद इंडिया, जिसकी वजह से सडन फॉल आया, बहुत हैवी फॉल। ये फॉल सेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी कोविड की वजह से आया। एट दैट टाइम वी अगेन फॉल फ्रॉम 10% टू बिलो 0%। राइट नो कोविड आ गया, 2 साल कोविड ले गया, कोविड में भी हम बिलो 0% आ गए। बट बीच में ऐसे इराज गुजरे हैं जिसमें हम 7% भी टच करके आए हैं। ठीक है। उस दौर में जब आप बता रहे चाइना के साथ 10% को तक पहुंची थी, तो क्या असबाब थे? देखिए, असबाब छूट दी थी हुकूमत ने। देखिए, असबाब एक ही हैं। एमनेस्टी आई थी उस वक्त भी कोई? नहीं, उस वक्त इतना एमनेस्टीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि क्योंकि पाकिस्तान अपने इनिशियल स्टेजेस पे था, अभी 30 साल 35 साल हुए हैं, और लोगों में अभी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा आएगा, बिकॉज दिस कंट्री हैज़ अ पोटेंशियल। जी जी। पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करी थी कि ग्रो होगी और ये एक अच्छी मार्केट बनेगी। लेकिन अगर आसिम साहब, अगर ओवरऑल हम देखें, ख़ासतौर पर एशियाई ममालिक को, पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले ममालिक, एशिया ममालिक में ख़ास तौर पर जैसे चीन है, चाइना है, बांग्लादेश है और वियतनाम है, बिलखसूस वियतनाम जैसा ममालिक जिसकी GDP आज कहाँ पर है, उनके क्या वजूहात हैं, उनके क्या असबाब हैं, या वो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाते हैं जिसकी वजह से वो आज पाकिस्तान से आगे हैं? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि जो लीडरशिप की सोच है वो बहुत मैटर करती है। जी जी। आपने वियतनाम का जिक्र किया, वियतनाम एक केस स्टडी है, और केस स्टडी विद रिस्पेक्ट टू डैट के वो भी उन्होंने इंडिपेंडेंस सीख की 70s, लेट 70s में। उसके बाद उन्होंने बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, किसी भी इंसर्जेंसी में जाए बगैर, उन्होंने इंटरनल प्रोडक्शन पे फोकस किया, और दे डिडंट वेंट फॉर लोन्स और अदर थिंग्स, और जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट की तरफ फोकस किया, रादर दे फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन, इंटरनल प्रोडक्शन। ठीक है। उनकी इंटरनल प्रोडक्शन अलॉन्ग विद दैट देयर क्वालिटी, जो उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उनको दुनिया में ऊपर लेके आई, और उन्होंने जापान की मार्केट को और ताइवान की मार्केट को कम्पीट किया है। जी जी। बिकॉज दे डिलीवर्ड द क्वालिटी। लोगों ने उनकी क्वालिटी को पसंद किया और इंपोर्ट की चीज़ें उनसे, यानी कि जो अपनी पैदावार थी, उसकी जो क्वालिटी थी वो बेहतर थी। एग्जैक्टली। जब एक आपने प्लानिंग कर ली और एक सोच बना ली और एक ये सोच लिया कि नाउ वी नीड टू प्रोग्रेस, जी जी, और हम जो भी काम करेंगे एक एक्यूरेसी के साथ, एक क्वालिटी के साथ करेंगे, तो ओवर द पीरियड रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जी जी। विद 40 to 50 ईयर्स इरा
नो दे आर 7% GDP। जी जी और हम लोग उससे 25-30 साल ऊपर जी जी। होके भी हम लोगों का वो GDP लेवल नहीं है। अच्छा आसम साहब, वैसे हम भारत की बहुत सी मिसालें देते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन हमारी जो जीडीपी है भारत की हम जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। क्या उनकी लीडरशिप का कमाल है वो? बीइंग अ नेबरिंग कंट्री तो आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जी जी बट अगर आप स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी सिचुएशन कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज GDP इज़ द थिंग जो आपकी पॉपुलेशन से रिलेट करती है। उनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और हम लोग 220 to 20 मिलियन पे खड़े हैं इस वक्त। आसम साहब देखो, एक पैदावार चावल है हमारा, यहाँ से इंडिया भारत जाता था, वो स्पेशल करके बाहर बेचते हैं। यहाँ से नमक जाता था, उसको सोना बना के दूसरे मोबाइल को बेच रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो हम फिर कहाँ पे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वही ना कि अगर एक जगह पे कुछ लोग हैं जो 100 लोग, जी, जी। 100 पीपल, जी जी और एक जगह पे 10 लोग हैं, तो 10 लोग वो पैदावार नहीं दे सकते जो 100 लोग दे सकते हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे उतनी एक्सपर्टीज होने के चांस ज़्यादा है। तो हमारे मुल्क में आज तक वैसे आसम साहब जीडीपी को ऊपर लाने के लिए जो हमारी आज तक हुकूमतें आती रही हैं, किसी ने कोई बेहतर परफॉर्मेंस की इसको इसको अनफॉर्चुनेटली उस एक्सटेंट से नहीं की जिस एक्सटेंट से होनी चाहिए थी। जी जी आप अनाउंस तो कर सकते हैं एमनेस्टीज, अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और अगर आपके पास वो मशीनरी नहीं है, और मशीनरी भी यानी इंटरनल कि नहीं हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, किसी Exactly. चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप की कमी है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। हम लोग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे 20 से 30 साल पीछे हैं। जी जी आप ये देखें कि प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, हम लोग अभी भी मैनुअल प्रोसेसेस पे हैं। तो हमने आज तक गलतियाँ कौन सी की हैं? 74 सालों में देखा था, I कौन think कौन सी so. ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें मुल्क की जो जीडीपी में जो बढ़ावा आना चाहिए था वो नहीं आ सका? आई थिंक सो हमने जो लैक की है, अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। Exactly. कौन से हमारी गलतियाँ हैं जिनको हमें ट्रांसफॉर्मेशन में सुधारने की ज़रूरत है? आई थिंक सो हमने टाइमली ट्रांसफॉर्म नहीं की अपनी इंडस्ट्री, और हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने ब्रेन प्रोड्यूस नहीं किए, PhDs प्रोड्यूस नहीं किए, हमने ऑन दिस पैरेलल हमने अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं किया जी जी कि वो लोकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाए। यू नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द मेन थिंग जो आपको सपोर्ट कर दिया है इन 40 to 50 ईयर्स इरा, कि आप 40 से 50 साल बाद उसका समर खाएंगे। कि जब आप कोई इन्वेंशन करते हैं और उसका प्रोटोटाइप डेवलप होता है तो वो तजुर्बात के फेजेस से गुजरता है, देन द थिंग्स गॉट मैच्योर्ड। ठीक है। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। जो FDI को हुकूमत ने एक टारगेट रखा है इस एमनेस्टी स्कीम में, उसको बराह रास्त आप किस तरह देखते हैं? जीडीपी पर उसके कोई असरात मुरतब होंगे? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वॉर्स हैव बीन स्टार्टेड, और इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये होता है कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अब टाइम है अपने मुल्क पैसा भेजने का। तो ये थोड़ा सा इन्होंने टाइमली इसको पेंच किया है, टाइमली इसको स्ट्राइक किया है, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इवन के जो यूरोपियन रीजन में ख़ास तौर पे, दे विल बी थिंकिंग के पैसे निकाल लो और शिफ्ट करो अपने कंट्री में। सेम उसी तरह जैसे कोविड के दिनों में हुआ, क्योंकि हमने एक ज़बरदस्त किस्म की इनफ्लो देखी FDI के मद में। अभी क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वार छिड़ गई है, यूक्रेन बिलोंग्स टू यूरोपियन कंट्री, और बिकॉज दैट इज़ एंट्री डोर टू यूरोपियन, सो ये एक ओवरसीज़ के लिए मौका है एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने का। जी एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम जोन बहुत थोड़ा है, बिकॉज ईयर एंड इज़ कमिंग, और इसके लिए टाइम जोन इनको चाहिए कि अगले 1 से 1.5 साल तक के लिए एक्सटेंड करें इसको, और टारगेट रखेंगे अगले 1 से 1.5 साल। जितनी शराइत आ चुकी हैं IMF की वजह से या वो FATF की वजह से, जैसे बाहर से पैसा मंगवाना, स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसी हैं, इनमें किस तरह ओवरसीज़ को किस तरह अकोमोडेट किया जाए? देखिए इसमें ये बड़ी वेल ड्राफ्टेड एमनेस्टी है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो उन्होंने टारगेट किया है, हमारी जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिस की वजह से, या टेक्नोलॉजी की वजह से, या उनका कोई बेहतर सब्सिट्यूट आ गया मार्केट में, तो वो सिक रह गई। इन्होंने एंड टू एंड उसको लिंक कर दिया कि वो FDI आएगी और वो इस तरह सिक यूनिट्स में इन्वेस्ट हो, और ये सिक यूनिट्स जो है ना, ये इनको बूस्ट मिले। इंडस्ट्रियल जोन है, आप समझते हैं उसके लिए खसूसी तौर पे ये एमनेस्टी उसके लिए लाई गई? नॉट एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल जोन्स, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी जी। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इस वक्त किसी ना किसी रीज़न की वजह से सिकनेस का शिकार है, जो तनज़ली का शिकार है। ये भी खास तबके के लिए तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स पाए जाते हैं जिसमें इंडस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से तनज़ली का शिकार हुई, जिसकी रीज़न ये है कि दुनिया के पास एक बेहतर सब्सिट्यूट अवेलेबल हो गया विद लो कॉस्ट। जी जी। हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को उस तरह से डिजिटलाइज नहीं किया और उस तरह से बेटर टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, हमारी प्रोडक्ट्स ऑब्सोलेट हो गई। इसलिए हमारी मुआशरत आज तंजली का शिकार है। एग्जैक्टली। और वो इंडस्ट्रीज़ जो ड्यू टू मेस मैनेजमेंट, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ड्यू टू नॉन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल प्रोसेसेस, वो सिक हो गई। और देयर मे बी सम अदर रीजंस एज वेल। जी जी। उनको ये टारगेट किया गया कि बिकॉज दे आर बिग परसेंटेज ऑफ आवर इकोनॉमी, अगर उनको कुछ बूस्ट मिले तो इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स अच्छी आ सकती हैं, जैसे एसएमईज हैं, जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड। अच्छा, बस असम साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जिस तरह साहब का एमनेस्टी स्कीमें आई हैं वो ख़ास तबकात के लिए थी, इस एमनेस्टी स्कीम में तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त हाइब्रिड स्ट्रक्चर में चल रही थी। फाइनेंसिंग ठीक है, फाइनेंसिंग के लिए अभी बातचीत इनकी चल रही है IMF और दूसरी जैसे आम बंदा भी उसको 5% जिसके पास ब्लैक मनी उसको देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताया ना कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, एक तो उनको टारगेट किया गया है IT सेक्टर को। जी जी, उसमें 100% छूट, टैक्स छूट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी इसमें ये है कि वो पाकिस्तानी, वो रेजिडेंट पाकिस्तानी जिन्होंने फॉरेन एसेट्स बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट उनको चाह रही है कि वो पैसा वाया बैंकिंग चैनल जी पाकिस्तान में भेजें। उससे हमें दुगना फ़ायदा होगा। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट आएगी, दूसरा ये कि फ़ॉरेन जो एक्सचेंज है, ज़र मुबादला जो है वो हमारे बैंक्स में आएगा। आसम साहब मेरे साथ रहिएगा, यहाँ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं राना मुनीर हुसैन साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना मुनीर हुसैन साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया है, बल्कि वफाकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हुकूमत का चार्ज लिया तो उस वक़्त पहले से ही एक एमनेस्टी मौजूद थी जो कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए थी, कि जो नई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होगी वो सेक्शन 65D इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पहले से ही मौजूद था। और उसमें जो थी रहते हैं, मैं आगे जाके बात बताता हूँ। और ये जो एमनेस्टी थी उसमें उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौर में उस एमनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया। और वो एमनेस्टी थी क्या, इसका और मौजूदा एमनेस्टी का मुवाजना करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 65D इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2011 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसमें ये था कि इस जो भी कोई नई शर्त लगाएगा वो एक नई कंपनी बनाएगा, और नई कंपनी बना के वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके करेगा, उसके ज़ुमरे में आएगी, और उसमें जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट होगी उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक तो बड़ी बात उसमें ये थी। दूसरी बात उसमें ये थी कि जो इसमें सनत लगाने से जो आमदनी होगी उस आमदनी पर 5 साल भी कोई टैक्स नहीं होगा। वो टैक्स क्रेडिट की सूरत में 100% टैक्स क्रेडिट था और नहीं था। अब उसमें वो जो एमनेस्टी जो है वो मौजूद थी, और उसको 2020 में उसको ख़त्म कर दिया गया। 2020 को ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये इन्हीं के दौर में, इसी हुकूमत के दौर में उस एमनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया, और अब उसको रिप्लेस किया गया है नई जो है, जिसको एमनेस्टी हम कह रहे हैं कि वो आएगी। अब जब हम मुवाजना करते हैं कि पहले वाली एमनेस्टी कितनी कामयाब थी और अब ये कितनी कामयाब होगी, तो उसके लिए हमें देखना है कि उस वक़्त जो थी एमनेस्टी थी उसमें क्या चीज़ें थी जो इसमें नहीं है, वो कौन सी चीज़ें जो इसमें हैं वो उसमें नहीं थी। तो उस एमनेस्टी में जिसका मैंने जिक्र किया 65D में, तो 65D में ये था कि आपको सिर्फ जो है एक कंपनी बनानी है, कंपनी बना के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करके उस पर जो आपको इनकम है उसके ऊपर जो है आपको 5 साल के लिए टैक्स नहीं है। आपको ये भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रकम कहाँ से आई, यानी कि सेक्शन 111 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जब हम इसका मुवाजना करते हैं तो वो तो बिल्कुल सीधी सादी थी, और वो कितनी कामयाब हुई वो हम सब दोस्तों को पता, वो कामयाब नहीं हुई। हालांकि वो बिल्कुल सीधी थी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब
ये जो नई स्कीम जो है जो आ रही है उसमें क्या क्या है, उसमें तो उस पहले वाली से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। तो क्या ये वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर वो कामयाब नहीं हुई तो क्या ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो कामयाब हो पाएगी कि नहीं पाएगी। इसमें सबसे पहले बात तो ये की गई है कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारी की सारी रकम बैंक में जमा कराई जाए, फिर उसको जो है उसके साथ लगाया जाए। आपको याद होगा कि एक जो भी कुछ देर पहले ही पिछले 2 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो है एक एमनेस्टी आई थी, और वो भी जो है उसके फेल होने की जो मेन वजह थी वो मैं पहले भी कहता रहा कि इसमें से अगर ये बात हटा दें कि उसके सारे के सारी जो रकम है जो आपने इन्वेस्ट करनी है वो सारी बैंक में पहले जमा कराएं तो ये ज़्यादा अच्छे कामयाब हो सकती है। तो ये फिर वही अब गलती की जा रही है। अब वो गलती ये है कि जी आपने इंडस्ट्री जब लगानी है तो आपने 30 जून 2022 से पहले इस जितनी भी रकम है वो सारी की सारी बैंक में जमा करवाएं। अब सारी रकम जब बैंक में जमा करवाएंगे फिर उसके लिए पाबंदी लगा दी है कि आप इसमें जिस बैंक में जमा कराएंगे उसके लिए अकाउंट भी नया खोलें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चूँकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि उनका बैंक से तल्लक है तो वो इस तरह शायद समझ रहे हैं शायद कि बैंक के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अगर ये पाबंदी ना भी लगाई जाती तो मेरा ख्याल में उस जो था वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि लोग जो हैं जब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी के पास लिक्विडिटी इतनी मौजूद नहीं होती है फौरी तौर पर वो सारे के सारे पैसे बैंक में जमा करा सकें। किसी ने कोई प्लॉट बेचना है, किसी ने बाहर से पैसे मंगवाने हैं, किसी ने कोई जेवर बेचना है, कुछ इस तरह इकट्ठे करके तो वो उसको जमा कराएंगे और उसको कितने पैसे जमा करा देंगे। उस पर आपने पाबंदी रख दी है कि जी 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। तो ये इन पाबंदियों के साथ जो है मेरा ख्याल में इस स्कीम का कामयाब जो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसमें ये जो रकम जमा कराने वाली सारी की सारी रकम जो है वो आप जमा कराएं। इस जो ये है इसको ये ख़तरनाक है और इससे ये जो है ये स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। और इसके बाद जो है एक इसमें और पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। पहली वाली पाबंदी पहले में ये नहीं लिखा हुआ था, अब उन्होंने कहा है कि आपने इंडस्ट्री लगा के और उसका एक सर्टिफिकेट लेना है आपने, और वो जो सर्टिफिकेट है उसके लिए एक अलग सा महकमा है जो इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका कि ये इंडस्ट्री सेटअप हो गई है तो उससे सर्टिफिकेट लें। अब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है EDB जो है उससे सर्टिफिकेट लेना क्या आसान काम है, एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक इंडस्ट्री लग गई यानी उसकी प्रोडक्शन में आ गई, तो जब प्रोडक्शन में आ गई है तो वो इट्सेल्फ जो है वो इस बात का सबूत है कि ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई है। तो जब प्रोडक्शन में आ गई उसने अपना उसको रजिस्टर करा लिया, प्रोडक्शन शो कर दी, सेल्स डिक्लेयर कर दी, सेल टैक्स उस पर पे कर दिया, तो फिर ये इंजीनियरिंग बोर्ड से उसको उसने क्या वेरीफाई करना है। तो ये पाबंदी जो है मेरा ख्याल में ये गैर ज़रूरी है, ये जो है वो इसको जो है हटा लिया जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर है। राणा मुनीर साहब ये भी बताइएगा कि जो एमनेस्टी स्कीम है इसका पाकिस्तान की जो GDP है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और टैक्स निज़ाम में कहाँ तक बेहतरी आएगी। एमनेस्टी जिसको हम ये दावा कर रहे हैं कि ये एक इनकलाब बर्पा कर देगी, मैं नहीं समझता कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्पेशली मैं इसको दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप सारी की सारी रकम जो है वो बैंक में जमा कराएं, उसके लिए नया बैंक अकाउंट खोलें और उसमें से ही निकाल के आप इंडस्ट्री लगाते चले जाएं। इसका बैंक को तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि अगर बैंक में पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसके जब मुईशत के ऊपर जो है कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा अगर आपने इसको कामयाब करना है, और अगर ये जो कंडीशन है कम अज़ कम ये इसको रिलैक्स ना किया गया तो मैं नहीं समझ पा रहा कि जी ये कोई नई इंडस्ट्री लगेगी और ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट। अगर ये स्कीम आप ला रहे हैं तो इसके लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा मुश्तहिर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये सारे जब तक आप काम नहीं करेंगे तो इस एमनेस्टी का मैं समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वाली एमनेस्टी है उससे भी बुरा हाल होगा। और जितनी भी आज तक एमनेस्टी आई हैं मैं समझता हूँ कि अगर ये कंडीशंस मौजूद रहीं तो सब एमनेस्टी से ये नाकाम जो एमनेस्टी है वो होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो उसमें बैठे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके साथ बैठ के मशवरा करें
टैक्स बार्स हैं जिनका रोज़ का इसके साथ ताल्लुक है, उससे बैठ के मशवरा करें। और अगर ये मशवरा पहले कर लिया जाता तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मैं समझता हूँ कि बैंक में के फ़ायदे में तो बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन ये एक आम आदमी की सहूलत के लिए नहीं है। तो बराहे मेहरबानी इसको रीविज़िट करें। और अभी मैंने जो है, मेरे ख्याल में अभी तक प्रेसिडेंट साहब ने इसको साइन नहीं किया है, तो अभी ये साइन होने वाले हैं। तो इसमें से अगर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन एमनेस्टी जो है वो साबित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं हारिस अतीक साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हारिस अतीक साहब, ये बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कारोबारी शख्सियात के लिए काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया है, बल्कि मंजूरी भी हो गई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जो हुकूमत का विजन है, हुकूमत ने शुरू से कहा था आते कि 50 लाख वो नौकरियां लोगों को देना चाहते हैं, तो उसकी तरफ ये एक अच्छा और एहसान इकदाम है। इंडस्ट्री को लगने में अभी तो साल 1.5 साल लग जाएगा जब तक इस हुकूमत की मुद्दत चली जाएगी। इसके लिए उन्होंने जो BMR के लिए, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको जो पैकेज दिया है वो भी काबिल सताइश है, उसके ऊपर भी उन्होंने एमनेस्टी दे दी है। और साथ ही साथ जो 6 यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं, रिडंडेंट हो चुके हैं, उनकी रिक्वायर करने के ऊपर भी एमनेस्टी दी है। तो हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं और हम समझते हैं हुकूमत ने थोड़ी सी लेट कर दी है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस करते करते, बट इंशाल्लाह इसके समरात ज़रूर आएंगे। हालांकि डिप्रेशन का माहौल है, इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र आपके सामने है, एक्सेस टू फाइनेंस जो अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी रेट को भी कम करे। पॉलिसी रेट कम करेगी तो लोग इन्वेस्टमेंट्स भी इसके अंदर मज़ीद भी लेके आएंगे और जो लोगों के पास पैसे हैं उसको वाइड करने का ये बड़ा बेहतरीन मौका है। और कोई भी एमनेस्टी जिससे जॉब क्रिएशन हो, आपकी GDP बेहतर हो, आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर बेहतरी आए, इसके अंदर मेरी सजेशन ये है कि एक हिस्सा ऐसा शामिल होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स के लिए लगेगी, एक तो एमनेस्टी तो होगी, उसका टैक्स रेट कम होगा, उसका टैक्स रेट कम होना चाहिए। ये मैंने हुकूमत को तजवीज़ दी भी है। हारिस अतीक साहब, ये बताइएगा कि जो मुल्क की GDP है इस एमनेस्टी से क्या बेहतर हो पाएगी, और दूसरा जो हुकूमत की मुआशी सीमत है क्या वो दुरुस्त है? हुकूमत ये जो ओवरनाइट डिसीजंस लेती है, हुकूमत को इससे बाहर आ जाना चाहिए। हमें एक पॉलिसी के तहत काम करना चाहिए। अगर एक ट्रेडर को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता हो कि अगले 1 साल के लिए हमारे पे ये टैक्स कवानीन लागू होंगे, ये पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी रेट होगा, ये मैक्रो इकनॉमिक जो हमारे जो पॉलिसी रेट है ये होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट ये होगा, उसको अपनी प्लानिंग में आसानी हो जाती है। हुकूमत बहुत सारी कोशिशें कर रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है, और इस पॉलिसी से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर भी फ़ायदा होगा। असल मकसद है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम किया जाए। जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर बयान बहुत बड़ा गैप है उसको ख़त्म किया जाए। जब पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार मुल्क बनेगा तभी जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमें नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ जाना है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है, हमें अपने प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ाना है। जब तक पाकिस्तान 10-10-10 के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। खैर, हैविंग सेड दैट, आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन, और गवर्नमेंट जिस तरह इसके ऊपर इसको कंसिस्टेंट रखे बस। जी बहुत शुक्रिया हारिस अतीक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं खालिद परवेज़ साहब, आप आल पाकिस्तान अंजुमन ताजराइन के सदर हैं। खालिद परवेज़ साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एमनेस्टी दी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या पाकिस्तान में इस एमनेस्टी से बेहतरी आएगी? एक तो तरफ तो आपने तलवार लटका दी है टैक्सेस की, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी ये आप अपना काला वाइट करवा लें, तो ये काला जिनके पास होगा उनका, इसका मतलब है अभी भी लोग काला रख के बैठे हैं। ये काले वाली जो बात है ना, ये मैं समझता हूँ कि जितने एलिगेशन साबका हुकूमतों पर लगाए गए हैं वो इसी बात के हैं। उनकी एमनेस्टी स्कीमों को निशाना बनाया गया, और आज यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले भी इनमें अपने ऐलानात किए हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर नहीं है। वो देखना ये चाहिए कि इस मुल्क की ट्रेड कैसे चलेगी, ये खुशहाली कैसे आएगी, गरीब आदमी को किस बात का फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप चंद सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि जी आप 5% जमा करा दें तो आपका सारा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप इंडस्ट्री लगा दें, तो पहले अपने महकमों को दुरुस्त करें जो तलवार लटकाए रखते हैं हर वक्त। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई हैसियत है। चंद दिनों के लिए होती है लेकिन बाद में पूछा जाता है। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का आवाम के लिए तोहफ़ा जो उन्होंने दिया।
जैसे एमनेस्टी स्कीम का नाम दिया, तो हम तो इसे नहीं मानते। हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि आपने हमें बेहतरी की तरफ देखना चाहिए, बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए और अपने हर इकदाम मुशावरत के साथ करना चाहिए। अगर आप चंद लोगों को बुलाकर और ये बात कह देते हैं कि जनाब हम आपको ये मराद दे रहे हैं, तो ये मराद हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो मराद चाहिए जिससे मेरे मुल्क का गरीब खुशहाल हो। ये एहसान ना करें आप कौम पर कि आपने पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाई, अब आप कह रहे हैं जी 10 रुपये कम कर रहे। कोई इस पर अमलदार नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, एक ताजर होने के नाते जिस मुल्क की तजारत ठीक है, जिस मुल्क की ट्रेड बेहतर है, वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। जी बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल साहब, ये एमनेस्टी स्कीमों का जो मुल्क की जीडीपी है और मुआशत है, इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं और एफबीआर इनको किस तरह देखता है? एफबीआर शुरू से ही इन एमनेस्टी स्कीमों के जो है वो कोई ज़्यादा हक में नहीं है, क्योंकि इन एमनेस्टी स्कीमों से बेसिकली वो लोग जो कि ऑलरेडी नेशनल टैक्स नंबर होल्डर हैं और बाकायदा इस इकॉनमी का एक हिस्सा है और टैक्सेस दे रहे हैं, वो डिस्करेज होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त हमें वक्त की ज़रूरत को देखना है, इसीलिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और हुकूमत पाकिस्तान ने इससे पहले भी 2 एमनेस्टी स्कीमें दी और अब ये तीसरी एमनेस्टी स्कीम जो आई है वो इन्वेस्टमेंट इन बिज़नेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के लिए मोर इम्पॉर्टेंट उन्होंने दी है कि जी हम बेसिकली इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाना एन वक्त की ज़रूरत है। आप देख लें इस खित्ते में, एशिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की, वो मुल्क जो पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुए और पाकिस्तान से आगे निकल गए मईशत में, उन सब का फोकस उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्री थी। जब तक इंडस्ट्री पे हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, इंडस्ट्री पे पैसा खर्च नहीं होगा, तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी जितनी भी डिफरेंट जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ा सकेंगे। जब तक ये नहीं होगा, ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकती, तब तक जीडीपी पे भी जो मनफी असरात हैं वो दूर नहीं हो सकते। फैसल साहब, क्या ये एमनेस्टी स्कीमें वक्त की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो इसको किस तरह कानून का बेहतर तरीके से हिस्सा बनाया जा सकता है? ये एक अटैम्प्ट है लोगों को इंड्यूस करने के लिए कि वो पैसा लाएं और नई इंडस्ट्री लगाएं। देखें, इससे पहले पैसा वाइट किया जाता था थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे फॉरेन रिमिटेंस मंगवा ली, जैसे प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उनके जो ड्रॉज हैं उनके इनाम निकाल लिए। ये तमाम के तमाम जो थे, ये अपना मौके, ये हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐसा इक़दाम लिया कि इन तमाम लूप होल्स को ख़त्म कर दिया। अब इन लूप होल्स को ख़त्म करने के बाद जो एक एवेन्यू रह जाता है वो ये एमनेस्टी स्कीम है। तो बेसिकली मेरे नज़दीक, मैंने आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से 2-3 दफ़ा ये बात की कि इस पर्टिकुलर जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट को पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में एक क्लॉज ऐड कर देनी चाहिए कि जब भी कोई बंदा एक नई इंडस्ट्री लगाएगा तो हम उसके आने वाले जो कैपिटल है उसको वेलकम करेंगे और उसको सेक्शन 111 का मुस्तस्ना हासिल होगा। ये इकॉनमी की ऐन ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इदारे लगें और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो इदारे लगें जो वैल्यू एडिड चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, जिसकी वजह से ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे बल्कि हमारे रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे और इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उनसे इनकम टैक्स और दीगर जो टैक्स हैं वो भी कलेक्ट होंगे, जिससे हमारा जो ओवरऑल टैक्सेशन का हदफ है 8,000 अरब का जो हमने फ़िक्स किया हुआ था कि हम 5 सालों में पहुंचेंगे और अभी हम सिर्फ 5600 से 6,000 के ऊपर पहुंचे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को
ये अहदाफ को हासिल करने के लिए, इन टैक्सेस को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन जैसी स्कीमों को लाएं और वो सरमाया जो कि ब्लैक इकॉनमी का हिस्सा है उसे डॉक्यूमेंट इकॉनमी में लाएं और उससे तमाम के तमाम जो फ़ायदे हैं वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में उठाएं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, इस एमनेस्टी स्कीम का रोज़गार पर क्या असरात मुरतब होंगे? जब इंडस्ट्री लगेगी तो इंडस्ट्री लोगों ने ही चलानी है ना। इंडस्ट्री में रोज़गार के मौके आएंगे, लेबर के भी आएंगे, एग्जेक्टिव लेवल पे भी आएंगे, अकाउंटेंट भी आएंगे, टेक्नीशियंस भी आएंगे, इंजीनियर्स भी वहाँ पे लगेंगे। हर फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल है, उस टेक्सटाइल मिल में लेबर की भी ज़रूरत है, उसमें टेक्सटाइल इंजीनियर की भी ज़रूरत है, टेक्सटाइल टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत है। सिमिलरली वो टेक्सटाइल अगर एक्सपोर्ट में जाती है तो वो ज़र मुबादला भी कमा के मुल्क के लिए लेके आएंगे। नंबर 2, उस ज़र जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर 154 के तहत जो टैक्स फिक्स्ड है 1%, वो भी FBR को हासिल होगा। तो ओवरऑल ये स्कीम के जो मैं असरात देखता हूँ इंडस्ट्री पे और मईशत पे, ये पॉजिटिव हैं। इस पॉजिटिविटी को मेरा ज़ाती ख्याल है ये बार बार स्कीमें लाने से बेहतर है हम इसको कैटर फॉर कर लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वेरियस एग्जाम्पशन प्रोविजंस में। हम पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल को अमेंड कर लें, उसमें हम कोई ना कोई ऐसी क्लास डाल दें जिसके तहत हम हर वक्त नए सरमाए को वेलकम करें और नए सरमाए से लगने वाली इंडस्ट्री का पूरा फल और उसके जो समर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की अवाम को रेगुलरली मिलता रहना चाहिए। देखें GDP कहाँ से ड्राइव होती है? वो ड्राइव होती है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से। नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का GDP में कोई हिस्सा नहीं होता। अब जब हम इन एमनेस्टी स्कीमों के ज़रिए एक सरमाए को बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बनाएंगे तो ओवरऑल GDP में भी इसके पॉजिटिव असरात आएंगे, मुरतब होंगे और ये वक्त की ज़रूरत है। बेसिकली जो इसमें सबसे बड़ा मसला है वो है FATF का कानून और IMF इसको किस नज़रिए से देखता है। उस पर हुकूमती वज़ीर, मुशीर और हुकूमती अरकान, ब्यूरोक्रेट्स जो इस टीम का हिस्सा हैं FBR का, मेरा ख्याल है उन लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों इदारों को इत्माद में लिया होगा। उसके बगैर ये एमनेस्टी स्कीम नहीं आ सकती। तो जब ये उन्होंने इत्माद में ले लिया तो ओवरऑल ये बहस ख़त्म हो जाती है कि वो लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। बेसिकली हमें ये सोचना है कि हमारी इकॉनमी में इसका क्या हिस्सा है, हमारी इकॉनमी पे इसका क्या असर है और वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। माई थिंकिंग, माई एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ इट विल हैव ए पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन द इकॉनमी। यहाँ पे हर चीज़ बेहतर होगी और ये स्कीम जो है ये वक्त की ज़रूरत है। फैसल साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसकी आलमी सतह पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो आलमी मईशत के लिए ख़तरा है क्योंकि दो वाज़े फ़रीक इसमें उभर के नज़र आ रहे हैं, एक रशिया है और दूसरा नेटो है। और यहाँ तक जो चीज़ें बड़ी सिंपल नज़र आती थी वो इतनी सिंपल है नहीं क्योंकि अब रशियन सदर जो हैं वो ख़ुद भी ज़ेरे ज़मीन शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ एन अलार्म फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर क्योंकि अगर रशिया ने इस तरह का कोई हरकत की या कोई स्टेप उठाया तो ये एक ऐसी जंग है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ना सिर्फ आलमी मईशत बल्कि पाकिस्तान की मईशत पे भी इसके बड़े मनफी असरात आएंगे। इस पर्टिकुलर जंग को रोकने के लिए तमाम यूरोप, पाकिस्तान, भारत, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उन सबको रशिया और यूक्रेन के दरमियान सुलह कराने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक अपना रोल और किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि इस जंग का हासिल कोई नहीं। इसी तरह यूक्रेन और रशिया के दरमियान अगर कोई ऐसा तनाज़ा है जिसको वो टेबल पे बैठ के हल कर सकते हैं तो उसे टेबल पे हल कर लेना चाहिए क्योंकि बेसिकली जितनी जंग ये तूल पकड़ती जाएगी उतनी ही आलमी मईशत, पाकिस्तानी मईशत
बल्कि आप देखें मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज इन्हें बंद करनी पड़गी। रशिया में इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका बिजनेस बंद हो गया हुआ है। यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि इस जंग के कितने मनफी असरात हो सकते हैं किसी भी मुल्क की मईशत पे। और जैसे कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो हम लोग तो इस जंग के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। और क्योंकि ये ख़िता बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के करीब है, तो बेसिकली वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वी शुड बी मेकिंग एफर्ट्स कि हम कोई इसकी पीस टॉक्स में हिस्सा लें और इन दोनों मुल्कों को किसी एक पेज पे लाके इस जंग को फौरी तौर पे बंद करवाना चाहिए। बेसिकली यूक्रेन इफ़ वेरी क्लोज टू रशिया इन माय ओपिनियन, वो उसे नेटो का इलाक़ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस जंग को अगर बंद करने के लिए नेटो का इलाक़ छोड़ना पड़ता है तो दैट इज़ ए राइट डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट इन माय ओपिनियन। इसकी मैं ऐसे मिसाल देता हूँ कि आज जर्मनी ने भी, अब वही कल के जो इतलात आ रही हैं, जर्मनी ने भी रशिया और यूक्रेन पे ये ज़ोर दिया है कि ये फौरी तौर पे ये जंग बंद की जाए। और जर्मनी ने भी यूक्रेन पे ये ज़ोर दिया है कि अगर नेटो का इलाक़ छोड़ के आप इस जंग को बंद कर सकते हैं तो आपको फौरी इसके स्टेप्स लेने चाहिए। अदरवाइज़ ना सिर्फ यूरोप की मईशत बल्कि रशिया, यूक्रेन और आलमी मईशत, उस पे जो इसके ख़तरनाक नताइज हैं वो कई साल लोगों को भुगतना पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन देयर इज़ ए न्यूक्लियर वॉर जो वो रशियन प्रेसिडेंट सोच रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। हमें इस पे फौरी तौर पे तमाम हुक्मरानों को इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस पे बैठें, रशिया में बैठें, किसी न्यूट्रल मुकाम पे बैठ जाएँ, इन लोगों को बिठाएं और इनका आपस में जो है वो पैक्ट होना चाहिए। जैसे जर्मनी ने बताया, आपको आजकल की ख़बरें आम आप टीवी पे देखें तो जर्मन जो व्यू आया इसके ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन इज़ नेवर एवर पार्ट ऑफ नेटो। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनता और ये जंग बंद होती है तो इसको हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। जहाँ तक हमारी आज का सवाल है कि आलमी मईशत पे इसके क्या असरात होंगे, रशिया में सेंक्शंस लगाने से रशियन इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। जो अमेरिका ने और बाकी कंट्रीज़ ने कहा जी हम रशिया पे सेंक्शंस लगा देंगे, इन टर्न अगर रशिया न्यूक्लियर अटैक कर देता है यूक्रेन पे तो इट विल बी ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो मईशत को ख़तरा क्या, मईशत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल पड़ी तो फिर मईशत तो बात की बात है, जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस वार को फौरी तौर पे बंद होना चाहिए और ताकि इसके मनफी असरात को हम ओवरऑल इकॉनमी से दूर रख सकें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें टाइम दिया। आसिम साहब, टाइम कम है हजूर, आखिर में मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एमनेस्टी स्कीम और मुल्क की जीडीपी की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, एमनेस्टी स्कीम तो फॉर द टाइम बिंग है और ये वक्त की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव से, एक तो पीटीआई का टेन्योर पूरा होने जा रहा है और दूसरा ये कि ईयर क्लोज होने जा रहा है। आईएमएफ ने जो टारगेट्स दिए हैं दे वांट टू अचीव दिस, और इसलिए ये ज़रूरी भी है एमनेस्टी स्कीम। बट ये एक शॉर्ट टर्म एक अरेंजमेंट है, शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन है, नॉट इन द लॉन्ग टर्म। अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपनी जीडीपी को बूस्ट अप करना है तो एक स्टेप आप ले चुके हैं, एक मुश्किल डिसीजन आप ले चुके हैं जिसमें आपने फिनिश गुड्स की इंपोर्ट को बैन कर दिया। अब उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपने इक़दाम करने हैं, बिकॉज़ जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल भी लोकली अवेलेबल हो सके, तो आप ताकि दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। हार्ड डिसीजन है, ले लिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसको लेके चलना ज़रूरी है और इसके लिए लोकली इक़दाम करने होंगे ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री जो बूस्टअप हो। इसके साथ तो और बहुत से इक़दाम हैं जिसमें कैपिटल इंजेक्शन है, इसी तरह के मीन्स आइडेंटिफाई करने होंगे। इन माय व्यू इसका स्कोप और भी एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में, हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तनाजुर में देखा जाए तो जिस तरह आप एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे, 300 रिफॉर्म्स की FATF के शरात को पूरा करने के लिए, वो छोटी नहीं थी। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्टेप लिया है एमनेस्टी स्कीम का, ऐसा लगता है ये
जिस तरह आप बता रहे थे वक्त की ज़रूरत है और ये कामयाबी होगी, क्योंकि जितने कानून आ चुके हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है इस लीडरशिप से, और देखिए चीज़ें ओवर द पीरियड रिफाइन होती हैं। इवन कि असम साहब आपका टाइम का मैं थोड़ा सा precisely speaking I would say कि चीज़ें ओवर द पीरियड मैच्योर होंगी। मुल्क की हमारी- जीडीपी को सिक्योर करने के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए मैं अब फिर वही कहूँगा कि अगर आप अपने 50 साल के विजन को लेकर चलें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है। लोकल प्रोडक्शन के अंदर लोगों को इनक्रेज करना पड़ेगा कि लोकली चीज़ें प्रोडक्ट्स बाय करें, इम्पोर्टेड को डिस्करेज करें, और तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, स्पेशली टेक्निकल तालीम और टेक्निकल एजुकेशन और हुनर डेवलप करने वाली, जिसमें स्किल्स डेवलप हों, ताकि हमारा नौजवान बाहर जाके अपनी स्किल्स दिखाने के बजाय लोकल हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम करे। आसम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज हमारे एक्सपर्ट आपने गुफ्तगू सुनी एमनेस्टी स्कीम के बारे में और जो हमारे मुल्क की जीडीपी है उसके बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम। हुकूमत के साथ आवाम को भी चाहिए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें, ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करें, और जो लोग काला धन रख कर बैठे हैं उस एमनेस्टी से वो फ़ायदा उठाएं ताकि इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उनका भी किरदार हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।